नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत शब्द का निर्माण, उसका अर्थ, भाषा शब्द का निर्माण, वाक्य, पद, वर्ण के भेद एवं स्वरों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर लिया था। आज की क्लास में हम स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण दो भाग होते हैं उसके। पहला है अनुनासिक, स्वर, और दूसरा जो इसमें पढ़ते हैं अनुनासिक स्वर। दूसरा इसमें पढ़ा जाता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर पहला हमने पढ़ा अनुनासिक स्वर और दूसरा जो है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण जो है मुख के द्वारा तो होता ही है, लेकिन साथ में अनुनासिक स्वर जो है, अनुनासिक स्वर अर्थात नाक से भी हो। अर्थात क्या है, नाक के द्वारा भी जो मुख, परिभाषा क्या हो जाएगी, जो मुख एवं नाक द्वारा बोले जाएं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जो क्या है, मुख एवं नाक द्वारा बोले जाएं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। पहचान, अनुनासिक जो स्वर हैं उनकी पहचान क्या है? अनुनासिक स्वर की पहचान क्या है? तो है इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है। चंद्र बिंदु का चिन्ह कैसा होता है? ये चंद्र बिंदु का चिन्ह। तो इन स्वरों के ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु जो है उसका चिन्ह लगा हुआ होता है। जैसे ही हम देखें कि जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु अगर लगी हुई है तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे चांद शब्द देखते हैं, ये शब्द देखते हैं चांद जो शब्द है, चांद शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह है। ये जो चंद्र बिंदु है, ये चंद्र जो बिंदु है, हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु जो है वो हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है हमेशा चंद्र बिंदु। व्यंजनों के साथ नहीं। जैसे यहाँ पर चांद जो शब्द है उसमें क्या है, आ जुड़ा हुआ है ना।
तो चांद जो शब्द है उसमें आ जुड़ा है, तो ये आ के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह है, न कि व्यंजन के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अनुनासिक जो स्वर हैं वो क्या है, मुख और नाक से बोले जाते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, चंद्र बिंदु जो है चिन्ह वो इनके ऊपर लगा होता है। चंद्र बिंदु का जो चिन्ह है वो हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, जिसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है अनुनासिक स्वर। मैंने इसको तोड़ करके लिखा है ताकि जल्दी से समझ में आए। अनुनासिक स्वर अर्थात क्या है, जो मुख से तो बोले जा रहे हैं लेकिन नाक से ना बोले जाए, जो मुख से बोले जाए लेकिन नाक से ना बोले जाए, वो स्वर के क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर। की परिभाषा क्या है, जो केवल मुख के द्वारा ही बोले जाएं, मुख के द्वारा ही बोले जाएं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। इसमें अनुनासिक जो स्वर हैं उसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, तो समस्त जो स्वर हैं, समस्त स्वर अनुनासिक होते हैं। समस्त स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो अनुनासिक, और अगर चंद्र बिंदी नहीं लगी हुई है तो वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। सीधी सी बात ये है, अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग तो हम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। ये हो गया पहला, हमने स्वरों का वर्गीकरण क्या, मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर ये वर्गीकरण किया है। अब तीसरा जो है, कई सारे विद्वान जो है एक तीसरा भी वर्गीकरण करते हैं, वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर होता है, तीसरा वर्गीकरण वैदिक मंत्रों के उच्चारण के आधार पर। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यह वैदिक मंत्र जो है उसका उच्चारण किया जाए तब इन जो है स्वरों का जो है हमें ध्यान रखना होता है, इनका वर्गीकरण हमें ध्यान रखना होता है। तो इसका सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है और इसकी पहचान क्या है। तो उसका 3 भागों में इस वर्गीकरण किया गया, 3 भागों में वर्गीकरण किया है। तीन भागों में कौन कौन से, पहला आता है उदांत, पहला पढ़ते हैं हम उदांत, दूसरा अनुदांत, दूसरा है अनुदांत, और तीसरा पढ़ते हैं उसमें स्वरित, तीसरा है स्वरित। उदांत, अनुदांत और स्वरित, ये 3 जो है भागों में इसमें वर्गीकरण किया गया है।
इसकी पहचान क्या है? पहचान, अगर उदांत की बात की जाए पहचान, तो इसकी पहचान है कि इस पे कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। उदांत जो स्वर होते हैं उन पे कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदांत की पहचान क्या है? अनुदांत जो स्वर है उसकी पहचान क्या है कि इन वर्णों के नीचे, इन वर्णों के नीचे आड़ी रेखा होती है, आड़ी रेखा होती है। जैसे अ लिखा मैंने तो उसके नीचे ये आड़ी रेखा, आ लिखा इसके नीचे ये आड़ी रेखा। तो इस प्रकार की अगर रेखा कहीं दिखे तो वो क्या है? वैदिक मंत्र का प्रयोग हुआ है वहां पर, वैदिक मंत्रों का प्रयोग हुआ है। अगर इस प्रकार की कोई भी दिखे, अगर कोई भी सा भी स्वर दिखे और उसके नीचे आड़ी रेखा की गई, मतलब अर्थात ये है कि वो वैदिक मंत्र है। तीसरा है स्वरित जो है, स्वरित जो है इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि वर्ण के ऊपर हो, वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा होती है, एक खड़ी रेखा होती है। वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा होती है, जैसे अ लिखा और उसके ऊपर एक खड़ी रेखा, आ लिखा और उसके ऊपर एक खड़ी रेखा खींच दी, तो ये क्या है? स्वरित स्वर कहलाएगा। और इनका जो प्रयोग है वो वैदिक मंत्रों में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा स्वरों के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, अनुनासिक स्वर और दूसरा अननुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर अर्थात सीधी सी बात है कि उसके ऊपर चंद्र बिंदु जो है उसका चिन्ह होता है। अननुनासिक स्वर, समस्त स्वर जो है अननुनासिक स्वर होते हैं। दूसरा पढ़ा हमने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में, उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत, इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता, सारे जो स्वर हैं वो सारे स्वर जो क्या हैं? उदांत। और अंतिम जो हमने पढ़ा स्वरित जो स्वर होते हैं, स्वरित स्वर जो होते हैं उनके ऊपर खड़ी रेखा होती है, जबकि अनुदांत जो वर्ण हैं उनके नीचे जो है आड़ी रेखा होती है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण, पहला हमने पढ़ा था स्वर, दूसरा व्यंजन वर्ण। परिभाषा इसकी बात करते हैं। परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है अन्वग भवति व्यंजना, अन्वग भवति व्यंजना, अन्वग भवति व्यंजना। संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या है? अन्वग भवति व्यंजना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है, अपेक्षा होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं।
व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। या सरल शब्दों में मैं परिभाषा लिखूं तो जो वर्ण बिना स्वर के न बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण बिना स्वर के न बोले जाएं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क, ये इनके नीचे हलंत क्या हुआ है, क च ट, ये जो भी हैं सारे हलंत किए हुए हैं। और ये क च जो मैं उच्चारण कर रहा हूं वो भी नहीं कर पाते हैं। अगर ये उच्चारण हम कब कर पाते हैं, जब इसमें स्वर वर्ण जो है वो अगर इसमें मिला हुआ है, मिश्रित है, तो ही हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। बाकी इन आधे वर्णों का अगर हम उच्चारण करना चाहें, जैसे अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं कि तो हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे इनको। तो इन्हें हम तभी बोल पाएंगे जब क्या है, स्वर मिश्रित जब व्यंजन होंगे तो उन्हीं का हम उच्चारण कर पाएंगे। तो स्वर मिश्रित, नोट करने वाली बात है कि स्वर मिश्रित व्यंजन वर्णों का ही उच्चारण होता है। संस्कृत में व्यंजन वर्ण को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल जो है ये क्या है, प्रत्याहार है। जो हम माहेश्वर सूत्र जो है उस जब पढ़ेंगे उसमें हम इसको पूरा समझेंगे कि हल से क्या अर्थ होता है। स्वर जो है उसको हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल वर्ण कहते हैं। आगे और बात करते हैं कि व्यंजन जो है, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। मतलब इनकी जो है स्वर वर्ण के मिश्रण से ही क्या होगा, ये पूर्ण होते हैं। बाकी ये क्या है, हमेशा अर्धमात्रिक होते हैं। अगर शुद्ध व्यंजन की बात की जाए कि शुद्ध व्यंजन लिखो, शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखो, अगर बात की जाए तो शुद्ध व्यंजन वर्ण, तो तब हम शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखेंगे। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सभी के नीचे हम क्या करेंगे, हलंत करेंगे, तो ये शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अगर व्यंजन के नीचे अगर हलंत नहीं है तो वो शुद्ध व्यंजन वर्ण नहीं होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध व्यंजन वर्ण है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो अगर उस जिस वर्ण के नीचे हलंत किया हुआ है वही शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाता है। आगे हम व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, व्यंजनों का
व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। नंबर पहला पढ़ेंगे अपन स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। संस्कृत में अगर इनके लिए एक सूत्र की बात की जाए कि एक ही सूत्र के अंदर जो है स्पर्श व्यंजन के बारे में बताओ, तो इनके लिए एक सूत्र आता है कादियो मावसाना। कादियो मावसाना स्पर्श। कादियो मावसाना स्पर्श अर्थात अगर इसको समझा जाए तो इसमें है क आदियो म अवसाना। ये जो इस सूत्र को मैंने तोड़ा तो इस प्रकार से बना है क आदियो म अवसाना। आदियो का अर्थ होता है प्रारंभ, अवसान का अर्थ होता है अंत। अर्थात क से प्रारंभ और म से अंत होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक। अब हम हिंदी वर्णमाला जो देखते हैं तो हिंदी वर्ण जो माला है वहां से क से शुरू होकर के और क से शुरू होके और म तक हम वर्ण देखते हैं। कितने आते हैं? 25 वर्ण होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। ये सारे 25 वर्ण जो हैं वो सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये जो है क से लेकर करके म तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो देखते हैं क से म तक, क से म तक कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क, ख, घ, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। सभी वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण हैं और टोटल बात की जाए तो 25 वर्ण होते हैं। ये सभी जो हैं 25 वर्ण ये क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। संस्कृत में जो है इन्हें अगर 5 जो वर्ण हैं अगर उनके लिए एक ही बात करूं कि इन 5 वर्णों के लिए एक ही संज्ञा अगर दी जाए तो कहलाएगा कुवर्ग। संस्कृत में है जो इनके लिए वर्ग बनाए हुए हैं तो ये कहलाएगा कुवर्ग। इसको कहेंगे चू वर्ग, ये है टू वर्ग, ये तू वर्ग और ये पू वर्ग। जैसे ही कुवर्ग कहा जाए तो कुवर्ग की बात आते में ही ये 5 वर्ण उसके अंदर आ जाएंगे, क ख ग घ अंग। चू वर्ग की बात की जाए तो च छ ज ज य। टू वर्ग की बात की जाए तो टू ठू ट ठ ड ढ ण। तू वर्ग की बात की जाए तो त थ द ध न। पू वर्ग की बात की जाए तो प फ ब भ म। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं और इन 5 वर्ग जो है ये 5 वर्ग स्पर्श, इन 5 जो वर्ग के वर्ण स्पर्श
व्यंजन के अंदर आते हैं। जब हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे तब हम सूत्रों के माध्यम से उन उच्चारण स्थानों कौन सा वर्ण जो है कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तब हम इन वर्गों का उपयोग करेंगे और तब देखेंगे जैसे कुवर्ग बोला जाए तो कुवर्ग के अंदर ये पांचों वर्ण जो है वो कंठ से बोले जाएंगे। चुवर्ग इस प्रकार से वहां पर हम पढ़ेंगे। तो अभी स्पष्ट किया जा रहा है कि कुवर्ग अर्थात क ख ग घ ग अंग, चुवर्ग अर्थात च छ ज ज, यहाँ टू वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अण, तु वर्ग अर्थात त थ द ध न, पु वर्ग अर्थात प फ ब भ म। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 25 ये व्यंजन होते हैं। अगली बात की जाए अंतस्थ व्यंजन, दूसरा जो भाग होता है, दूसरा भाग होता है अंतस्थ व्यंजन। पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 व्यंजनों का वर्गीकरण किया हमने। फर्स्ट स्पर्श, सेकंड जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो इनके लिए संस्कृत में सूत्र होता है यणो अंतस्थ, यणो अंतस्थ, अर्थात यण प्रत्याहार में, अर्थात क्या है? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन सा? य, व, र और ल अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यवरल अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। यण प्रत्याहार, वही मैं माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा हूँ। तो माहेश्वर सूत्र के अंदर प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे हम वहाँ पर। तो वहाँ पर हम यण प्रत्याहार जो है उसको समझेंगे। यण प्रत्याहार, प्रत्याहारों का निर्माण करना सीखेंगे। वहाँ पर प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो यण जो प्रत्याहार है उसके अंदर आने वाले यवरल जो वर्ण हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। संख्या में 4 होते हैं। संख्या में ये 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अब अगर यहाँ पर हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा में अंतस्थ जो वर्ण है उनका जो क्रम होता है, हिंदी भाषा में अंतस्थ वर्णों का क्रम, हिंदी भाषा में अंतस्थ वर्णों का क्रम होता है यर लव। ये हिंदी भाषा में होता है, जबकि संस्कृत भाषा में क्या होता है? यव रल। जबकि संस्कृत भाषा में क्या होता है? संस्कृत में लिख देते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी इनका क्रम भी पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जाता है। रीट जो है, रीट एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया था कि संस्कृत जो भाषा है उनमें अंतस्थ वर्णों का क्रम जो है क्या होता है। तो इनका जो क्रम होता है यवरल, यवरल इनका क्रम होता है। यण जो प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार के अनुसार यवरल इस प्रकार से ये उच्चित होते हैं, बोले जाते हैं। तो यण प्रत्याहार जब भी बात की जाए यवरल या अंतस्थ वर्ण होते हैं। नंबर 3 इसके अंदर तीसरा पढ़ते हैं अपन ऊष्म व्यंजन। नंबर तीसरा जो है
क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसके लिए कहा जाता है शल ऊष्माण। शल ऊष्माण अर्थात शल जो है, शल प्रत्याहार में आने वाले, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। शल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स और ह। ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन यह भी संख्या में 4 होते हैं। शल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, हम इन प्रत्याहार के बारे में सुन रहे हैं अभी। माहेश्वर सूत्र के अंदर इसको अच्छी तरीके से स्पष्ट करेंगे कि शल प्रत्याहार क्या होता है, यण प्रत्याहार क्या होता है, हल क्या होता है, हल प्रत्याहार जो है, अच प्रत्याहार क्या होता है, उसके बारे में अब धीरे धीरे थोड़ा संस्कृत जो है, संस्कृत को हम अंदर जो है इसमें ढाल रहे हैं। हमारे अभी तक हम जो है हिंदी माध्यम से बिल्कुल क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उसको, जबकि संस्कृत जो है बिल्कुल संस्कृत टू संस्कृत जो हमें चलना होता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सरल तरीके से इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उस संस्कृत जो है उस वे पे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम धीरे धीरे बिल्कुल संस्कृत हमारे मतलब सरल तरीके से बिल्कुल शिक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने व्यंजन वर्ण के बारे में बात की। पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। सेकंड पढ़ा हमने अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन पढ़ा। ये ऊष्म व्यंजन भी जो है वो भी कितने होते हैं? 4। अगली हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण, इसे पराश्रित वर्ण भी कहते हैं। इसे पराश्रित वर्ण भी कहते हैं। अर्थात ये क्या है? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के वर्ण ये क्या है? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इसमें हम क्या है? 4 प्रकार के वर्ण पढ़ते हैं। पहला नंबर 1 है विसर्ग। विसर्ग जो है इस प्रकार से 2 बिंदु जो हैं उनका प्रयोग करते हैं हम विसर्ग के लिए, जिसका उच्चारण क्या करते हैं हम? अह। इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। और यह जहां भी लगते हैं, जैसे राम शब्द, ये राम लिखा मैंने, और अगर मैं विसर्ग लगा दूं तो ये क्या है? रामः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। इसके बारे में बात की जाए तो विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हमेशा ये जो है वह स्वरों के साथ ही लगेंगे, अकेले कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अकेले कभी इनका प्रयोग नहीं होता। अकेले कभी इनका प्रयोग नहीं होता। दूसरा पढ़ते हैं हम नंबर 2 अनुस्वार।
नंबर 2 क्या पढ़ते हैं हम? अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार जो होते हैं वो क्या है, इस प्रकार से जो है ऊपर किसी भी जो है वर्ण के ऊपर जो है इस प्रकार से एक बिंदु का जो प्रयोग किया जाता है और उसका उच्चारण जो होता है वो क्या होता है, आधा जो म है ना, हलंत म, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। ये जहाँ भी लगता है, यदि जैसे मैं कहूँ कि राम जो है, राम जो शब्द है और राम जो है उसके ऊपर अगर मैं क्या लगाऊं, राम के ऊपर अगर मैं अनुस्वार लगा दूं तो इसका उच्चारण जो हम क्या करेंगे, रामम, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। रामम, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। ठीक है, राम शब्द अगर इसके ऊपर अगर मैं क्या लगा दूं, अनुस्वार का प्रयोग कर दूं, अनुस्वार का प्रयोग कर दें तो ये क्या बनेगा, शब्द क्या बन जाएगा, रामम शब्द बनेगा। रामम शब्द जो है उसका निर्माण किया था हमने। तीसरा हम पढ़ते हैं जीवा मूल्य। नंबर 3 पढ़ते हैं इसके अंदर जीवा मूल्य। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य जो वर्ण है ये निश्चित होते हैं जीवा मूल्य वर्ण। जीवा मूल्य वर्ण जो हैं वो निश्चित होते हैं, संख्या में भी निश्चित होते हैं और फिक्स होते हैं कि यही जो है वर्ण जो जीवा मूल्य कहलाएंगे। जैसे जीवा मूल्य जो वर्ण हैं वो कौन से होते हैं, क और ख। क और ख जो है इनके आगे क्या है, ये जो आधा विसर्ग, इसको क्या कहते हैं, आधा विसर्ग। इस प्रकार से आधे विसर्ग लगे होते हैं। ये जो चिन्ह है इन्हें क्या कहते हैं, आधा विसर्ग। तो क्या है, क्या लिखेंगे, क और ख के आगे चंद्र बिंदु, अर्थात ये चंद्र बिंदु, इन्हें आधा विसर्ग भी कहते हैं, आधा विसर्ग भी कहते हैं, इन्हें आधा विसर्ग भी कहते हैं, जीवा मूल्य। और अंतिम इसमें आता है, एक और पढ़ते हैं इसमें, उपद्व मानीय। उपद्वमानी वर्ण ये भी निश्चित होते हैं, संख्या में ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, संख्या में ये भी 2 होते हैं, 2 होते हैं। जैसे क और ख वर्ण है उसी प्रकार से उपद्वमानीय जो वर्ण है उसमें क्या होता है, प और फ जो वर्ण है उनके आगे इस प्रकार से चिन्ह होता है। प और फ के आगे क्या होगा, इस प्रकार से चिन्ह लगा होता है। जीवा मूल्य वर्ण और उपद्व मानीय वर्ण, इनके आगे क्या है, दोनों निश्चित हैं, दोनों 2-2 होते हैं और उनके आगे क्या है, चंद्र बिंदु जो है या कहा जाए आधा विसर्ग जो है उसका चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। अगली क्लास में हम वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और इस बीच टेस्ट सीरीज 2 भी आपके लिए उपलब्ध होगी। धन्यवाद।